Hi everyone. सॉरी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे को ज्वाइन करवाना नहीं आ रहा मैम को। हाँ, वो मेरा ही अकाउंट है, रिक्वेस्ट भेजो। मैंने भेज दिया रिक्वेस्ट मैम को। हाय। Hello. Good evening. हाउ आर यू? Good, good, good. Sorry कि शायद कुछ डिले हो गया थोड़ा सा ज्वाइन इट्स ओके। करने में. सो मैम, हाउ आर यू Yes, डूइंग? I am good. सो मैम, हम शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लेट हो जी. चुके हैं। हाँ 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 बिल्कुल. फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है मेरा कि हम्म. आपकी ट्रैवलिंग से एमबीबीएस से फिर यूपीएससी पे आके कैसे रुकना हुआ? इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं. पहले मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी थोड़ी सी शेयर करती हूँ एंड स्कूलिंग एंड एमबीबीएस. सो स्कूल से ही मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट था एंड यूपीएससी के बारे में सोचती थी कि दूंगी. साथ में इसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि न्यूज़पेपर पढ़ती थी एंड इंडिया टुडे मैगजीन आती थी तब. वो अच्छी हुआ करती थी जब हमें. तो इंडिया टुडे एंड न्यूज़पेपर एंड डिबेट में पार्टिसिपेट करना, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, इस तरीके की चीजें स्कूल से ही करती थी. उसके बाद फिर एमबीबीएस किया एज ए ग्रेजुएशन क्योंकि तब ये था कि एक सिक्योर ग्रेजुएशन करना है टाइप की फीलिंग थी. तो एमबीबीएस किया एंड देन फिर एमबीबीएस करते करते ही अपनी इंटर्नशिप में मैंने अटेम्प्ट दिया एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था एंड दैट वाज यूपीएससी 14 रिजल्ट. एंड उसके बाद मैं इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में हूँ. सो दिस इज अबाउट माय एजुकेशन एंड माय यूपीएससी जर्नी. सो एंड उसके बाद मैं बहुत सारे पोस्ट हेल्ड कर चुकी हूँ एंड असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, अभी डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर और चेयरमैन आरआरसी की पोस्ट पे हूँ. सो दिस इज अबाउट माय यूपीएससी जर्नी. सो आप क्या कर रहे हैं? आप यू आर डूइंग ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन लाइक सीएस कंप्यूटर साइंस Okay, sure. और So, 17 years old. okay. That's nice. That is what I was seeing. कि questions में आप जब बोल रहे थे कि there are people who want to ask कि their first attempt 2025 में होगा and how should they go for it. So this is very nice. This ना awareness एक बढ़ती जा रही है. जैसे जो मैंने बोला कि एमबीबीएस करना क्यों था, क्योंकि मेरी मम्मा को कहीं ना कहीं ये लगता था कि प्लेन ग्रेजुएशन करने से ये ना हो जाए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज दूसरी मिले नहीं मिले, यूपीएससी हो ना हो. वो जो चीज थी
वो अब हट रही है. अब पीपल आर मोर अवेयर, दे आर डूइंग BA BSc उस ऑप्शनल के साथ जिसको वो लेना चाहते हैं एक्चुअली. एंड आई थिंक it is a better strategy for UPSC rather than studying कुछ IIT and MBBS. If you're clear about your goal, you can go ahead. And क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि opportunities दूसरी भी हैं. Even if you don't clear UPSC, if you're very good in economics, you have a lot of career opportunities. So that is a great way to go. And जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है. So I think अब questions के साथ शुरू कर लें. जो questions हैं आए हुए हैं. And तो मैम क्वेश्चंस वैसे लेंगे जो आई थिंक जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, जो ज्यादा स्पेसिफिक ना हो. हाँ 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 हाँ. तो मैम आपकी बुक लिस्ट क्या थी? बुक लिस्ट के बारे में मैं ये बोलूंगी कि ना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, वो सभी वही रिकमेंड करते हैं एंड उसी से होता है. तो अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है तो डोंट कॉम्प्लिकेट बुक्स को. आप उसको, अगर आप उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो जैसे मैं अगर पॉलिटी की बात करूं तो एक बेस बुक रखे लक्ष्मीकांत, और उस पे वैल्यू एडिशन मैंने जैसे किया था ARC की रिपोर्ट से और करंट अफेयर्स से. करंट अफेयर्स में जो पॉलिसी फॉर्मेशन चल रहा है, करंट अफेयर्स को बहुत डायनामिक वे में हमको देखना चाहिए. ये नहीं कि अगर एक पॉलिसी आई है तो हमको, अगर एक पॉलिसी आई उसके क्या क्या रूल्स हैं सिर्फ वो ना पढ़े हम, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे हुई और उसको आप कोरिलेट कर पाए अगर पॉलिटी से, तो उस तरीके से वैल्यू एडिशन होता है. योजना के इश्यूज आते हैं काफी, गवर्नेंस के. योजना कुरुक्षेत्र एक बहुत मेजर पार्ट हुआ करता था मेरी स्ट्रैटेजी का. ARC की रिपोर्ट्स मैंने लगभग सारी पढ़ी थी. सो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंड हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा जो NCERT है, एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. साथ में स्पेक्ट्रम की गाइड के पॉइंट्स अच्छे हैं. अगर आप मेंस में आंसर लिखना चाहते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लिख पाते हैं. तो ये तीनों थी. इकोनॉमी में रमेश सिंह की, वाजीराम एंड श्रीराम की नोट्स थे. एंड इसके अलावा जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी, नदीम हुसैन वाली थी. एंड इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स थे वो विजन IAS के नोट्स, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या डिजास्टर मैनेजमेंट का था, उसमें योजना की थी. तो ऐसे वेरिड सोर्स टॉपिक वाइज थे. सो बुक कोई सी भी जो रिकमेंडेड बुक लिस्ट है, जो ना हर टॉपर भी रिकमेंड करता है, हर कोचिंग के भी, उसमें जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमको उन्हीं पे नैरो डाउन होके रहना चाहिए. ज्यादा बुक्स को नहीं फैलाने की कोशिश करनी चाहिए. जितनी कम आप बुक्स पढ़ें उतनी ही सही होगी एक चीज का. तो मैम आपने कोचिंग ली थी के लिए? कोचिंग मेरी नहीं, एक्चुअली मेरा इंटर्नशिप चल रहा था एंड उसी साल मुझे अटेम्प्ट देना था. तो मैं दिल्ली में थी कुछ मंथ्स, 4-5 मंथ्स. एंड कुछ ऐसे बेसिक वाजीराम मैंने ज्वाइन जरूर किया था, लेकिन उसकी क्लासेस पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी. तो अगर टेक्निकली स्पीकिंग आई ज्वाइन, लेकिन क्लासेस पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी. एंड ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि कोचिंग करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है. क्योंकि मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी कोचिंग क्लास में जो जिसमें बच्चे ज्यादा होते हैं, उनकी क्लास का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है. वहां का हर टीचर उसी वर्ड से शुरू करता है और उसी वर्ड पे खत्म करता है हर क्लास को. एंड वो नोट्स आपको बहुत इजीली ओल्ड राजेंद्र नगर के मार्केट में मिल जाते हैं. वो मिल जाते हैं. यूट्यूब, टेलीग्राम पे इतना मटेरियल है कि आपके सारे क्लास नोट्स, क्वेश्चन पेपर सब मिल जाते हैं. तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग में बैठ के ही करें. बट ये है कि सिंसियरली अपने जो भी आपने एक मटेरियल उठाया उसको कंप्लीट करें. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. डिसिप्लिन डेवलप करता है, जो कि हम अगर खुद से कर ले तो हाँ, UPSC में मैं ये बोलूंगी कि IQ से ज्यादा आपका डेडिकेशन लेवल, आपका कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, कि अगर आपने प्री दिया है तो उसके बाद आप तुरंत मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं कि नहीं, या आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, फिर मेंस आ गया तो है कि अब इसमें आप घूम के आ रहे हैं, ट्रिप लेने जा रहे हैं. सो ये सारी चीजें आप, मेरी सजेशन ये है सब लोगों को कि साइकिल ब्रेक नहीं करनी चाहिए. प्री दिया, मेंस में लग जाओ. मेंस दिया,
मेंस में जो आपसे मेंस के बाद अगर इंटरव्यू में थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो जो मेंस में आपको अपनी कमी लगी, कहीं कहीं आप पेपर देते हो तो तुरंत आपको रियलाइज होता है कि ये टॉपिक में, ये आंसर में मुझे टाइम लगा, ये ऐसे लिखने में मुझे टाइम लगा, उस पे वर्क करो, ऐसे पे वर्क करो, एथिक्स पढ़ो, फिलोसफी पढ़ो, जो आपको इंटरव्यू में भी काम आए। और तो ये साइकिल बना, जिस दिन तक आपका सिलेक्शन में लिस्ट में नाम नहीं आता है, यू शुड बी वर्किंग ऑन इट। सो और जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मेरा फेसबुक चालू नहीं था, इंस्टाग्राम तो तब ज्यादा शुरू भी नहीं हुआ था, मैं फेसबुक से ऑफ थी, मेरा नंबर ज्यादा लोगों के पास होता नहीं था, तो शुरू से सुबह से मैं बैठ के अपने नोट्स एंड पढ़ती थी, रिवाइज करती थी, तो उस टाइप का डेडिकेशन रूटीन तो जरूर लाना पड़ता है। सो पॉजिटिव भी डिस्ट्रैक्ट करता है हम लोगों को कई बार। जी, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें। मोटिवेट करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो पहले आप ये सोचो कि अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप क्या क्या, आपका प्रोफाइल कैसा होगा। जो यूपीएससी का प्रोफाइल होता है, जो आईएएस काम करता है या कोई भी सिविल सर्वेंट जो काम करता है, वो इंडिया में जितनी जॉब्स पॉसिबल हैं, उसका एम्बिट, उसका अथॉरिटी लेवल बहुत डिफरेंट है दूसरी सर्विसेज से। आप इतनी यंग एज में यू हैंडल सो मेनी थिंग्स। सो आप ये एक चीज, ये मोटिवेशन की होती है। दूसरी मोटिवेशन की चीज होती है कि आप अपनी फैमिली को कितना प्राउड फील कराओगे जब ये कर पाओगे। एंड तीसरी चीज ये होती है कि आपको एक्चुअली मजा आना चाहिए ये थॉट सोच के कि मैं वहां पे होऊंगा और मैं क्या लोगों के लिए कर पाऊंगा, और उनकी जो मुझे मिलेगी दुआएं, वो क्या मैं वो चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये दो तीन चीजें अगर आप क्लियर रखेंगे कि आप क्यों चाहते हैं करना यूपीएससी, तो मोटिवेशन रहेगा। और साथ में मैं ये मोटिवेशन की जर्नी में मैं एक अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हर एक 1.5 महीने 2 महीने में आपको ये लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी, लोगों ने ये पढ़ लिया, लोगों ने ये नोट्स कर लिया, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। ये फीलिंग उसी को आएगी जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी इतना बड़ा टॉपिक है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो किसी भी, कोई भी टॉपर चाहे कुछ भी बोले बाद में सिलेक्ट होने के बाद, ऐसे ही उतने ही लेवल पे होता है। कुछ टॉपिक्स नहीं आते हैं किसी को, किसी चीजों में किसी की इकोनॉमिक्स उतनी अच्छी नहीं होती है, किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आती है, कोई एथिक्स के आंसर उतने अच्छे नहीं लिख पाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर सब्जेक्ट में बहुत एक्सीलेंट करेंगे, हर टॉपिक हमको आएगा तभी हम सिलेक्ट होंगे। यूपीएससी, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट डूइंग बेटर देन व्हाट अदर्स आर डूइंग। It's not about becoming PhD scholar in every topic जो यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है। It's only about scoring a little high than others. एंड उसमें अगर आप मार्क्स का एनालिसिस देखोगे तो बहुत ज्यादा रेंज भी नहीं होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको क्रिएट करना होता है, 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स का हर पेपर में, एंड यू आर देयर इन द लिस्ट। तो क्योंकि टॉपिक्स इतने ज्यादा हैं, तो इंटेलिजेंटली अपना टाइम मैनेज करना और जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको वहां पे रिप्रोड्यूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ये होता है कि हमने एआरसी की सारी रिपोर्ट पढ़ ली 150-250 पेजेस की, और अगर हमसे कहा जाए कि उसको समराइज करके लिखो, जो आप अब जो फॉर्मेट है यूपीएससी का, आपको 2 पेज में आंसर खत्म करना, अब आप वहां पे लिख ही नहीं पाओगे। So what is the point of knowing the report in detail? So this is very important. You need to work on how the strategy, कि how you will reproduce it in answers. जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो knowledge आप इकट्ठी कर रहे हैं, उसको आप लिखेंगे कैसे, किस तरह इसमें यूज करेंगे। और अगर इस तरीके से आप सोचेंगे तो अगर आप कम पढ़ेंगे तब भी आपका प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर होगा और आप ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, रादर देन जो अगर आप सामने किसी बंदे से बैठेंगे उसको ज्यादा चीजें पता होंगी लेकिन मे बी उसके मार्क्स कम आए। बिल्कुल So UPSC is about knowing and also reproducing. ओके मैम। मैम कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि स्टडी कॉलेज के साथ अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। उसको मैनेज करने के लिए मुझे सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये लगती है कि जीएस से शुरू करें।
जीएस में, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो साथ में बहुत ज्यादा आपका एफर्ट नहीं जाता। यू रीड देम लाइक स्टोरीज इनिशियली। जैसे बिपिन चंद्रा की बुक है, उसको एक नॉवल की तरह पढ़ें, एंड देन उसको पढ़ने के बाद यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखें, एंड देन फिर रिविजिट करें उस टॉपिक को कि आपने जो पढ़ा था, क्या उससे आपका उस लाइन पे आप आंसर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसमें अपना एम्बिट समझें, एंड देन इस तरीके से पहले जीएस से शुरू करें, फिर जीएस के प्री के बाद मेंस के टॉपिक जो जो खुद को अच्छे लगते हैं। जैसे सबका इंटरेस्ट अलग अलग रहता है, किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आता है, किसी को हिस्ट्री में आता है, किसी को एथिक्स में भी आ सकता है। तो जो भी ऑप्शन जो आपको इजी लगता है, आप कंफर्टेबल लगते हैं, उस चीजों से एक एक करके लेते जाएं। और फिर उसी साथ में अगर आपका कॉलेज, आप जिसमें ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो उसी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो आप बेसिक बुक्स जो रिकमेंडेड होती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उससे शुरू करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों, वो बेस बना के जरूर रखें प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि कॉलेज में और डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत ज्यादा वो रहने कि आप कुछ भी बुक पढ़े जा रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में ही इतनी सारे रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी, उमा कपिला, दत्त एंड सुंदरम, ये अगर आप उनको पढ़ते रहेंगे आप साल भर भी निकाल सकते हैं उनको पढ़ते हुए, लेकिन उसका कोई एक्चुअल में रिजल्ट निकलेगा नहीं। सो यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स को अपना बेस रखें एंड न्यूज पेपर पढ़ते रहें। और जीएस के प्रिपरेशन के साथ अगर 6-8 महीने 10 महीने आपने कर लिए हैं तो देन शिफ्ट टू आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में मुझे ये लगता है जैसे इनसाइट्स एंड आईएएस और आईएएस बाबा टाइप की साइट्स हैं जो फ्री में आपके डे के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिंक कर देती हैं और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस में देती हैं, लोग वहां पे एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं। दिस इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर स्पेशली फॉर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैम आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल था हिंदी लिटरेचर। वेरी नाइस। ऑप्शनल हाँ जी, ऑप्शन कैसे चूज करें, लाइक ऑप्शनल कैसे चूज करें? हाँ, ऑप्शनल चूज करने में 2-3 चीजें ध्यान में हमको रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं उस ऑप्शनल से, बेसिक कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। ये नहीं कि उसमें स्कोर हो रहा है तो एक ट्रेंड चल रहा है तो एवरीबॉडी इज टेकिंग तो हम भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक बेसिक लेवल ऑफ कंफर्ट होना चाहिए उस ऑप्शनल के साथ, चाहे वो कितना भी अच्छा कर रहा हो। बट अगर आपको, जैसे एंथ्रोपोलॉजी अभी रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा कर रहा था एंड लोग सोच रहे थे कि उसमें कर लेंगे, बट अगर आपको जीन्स क्रोमोसोम समझने में अगर आपका दिमाग हिल जाता है, सो यू नॉट, मतलब उसी बेसिक चीजों में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, सो उसको लेना नहीं। तो एक बेसिक कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस भी आपको करना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये होता है कि कई बार यूपीएससी किसी सब्जेक्ट को फेवर नहीं कर रहा होता है। कभी किसी ऑप्शनल में, जैसे ज्योग्राफी, बीच में ज्योग्राफी और पबैट बीच में बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, आप कितना भी अच्छा उसमें कर लो, स्कोर हाईएस्ट स्कोर ही नहीं आ रहा था उस ऑप्शन में, तो इवन इफ यू पुट ऑल योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, आपका हाईएस्ट भी आप लेके आ गए हो तो भी वो दूसरे सब्जेक्ट्स के एवरेज से बहुत कम है। सो ऐसा ट्रेंड अगर कोई चल रहा है तो उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड तीसरी चीज, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ अपना सब्जेक्ट अलाइन कर सको तो वो बेस्ट होता है। अगर जैसे, क्योंकि अगर इस फोरम पे बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर क्लियर हैं और डेडिकेटेड हैं वो यूपीएससी के बारे में, तो जो ऑप्शन लेना चाहते हैं उसी में ग्रेजुएशन करें। दैट वुड बी गुड स्ट्रैटेजी। मैम न्यूज़पेपर कौन सा बेटर रहेगा यूपीएससी का, लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस टाइम्स? हाँ, न्यूज़पेपर में पहले मैं एक चीज ये बोल देती हूँ, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने से न्यूज पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सिर्फ ये करते हैं कि कोई विजन आईएएस के या इनसाइट्स के मंथली नोट्स पढ़ लेते हैं एंड उसी को वो करते हैं। बट पर्सनली कई लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है इतने से ही, तो बट पर्सनली आई फील कि थोड़ी सी हैबिट आपके में खुद होनी चाहिए पढ़ने की, क्योंकि आपका एक
कई चीजों में आप अपना एक अलग पर्सपेक्टिव पढ़ते हुए डेवलप कर सकते हो, जो आप आंसर में कहीं यूज करोगे तो शायद आपको एक एज दे दे। लेकिन लेकिन अपनी पूरी प्रिपरेशन अगर आप 10 to 12 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 1.5 to 2 आवर से ज्यादा न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए नहीं स्पेंड करना चाहिए, इंटेलिजेंटली आपको करना है। तो जैसे मैं कई बार ऐसा देखती हूँ कि क्योंकि हिंदू बहुत बड़ा, कई लोग ऐसे करते हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस टाइम, इकोनॉमिक्स टाइम सब लेके बैठते हैं, 5-6 घंटे न्यूज़पेपर्स ही पढ़ते रहते हैं एंड देन सो वैसा नहीं करना चाहिए। कोई भी एक चूज करें, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों ठीक है। मैं हिंदू प्रेफर करती थी क्योंकि मेरे को उसके एडिटोरियल्स बेटर लगते थे और उनका पॉलिसी कवरेज, और साथ में मुझे ऐसा लगता था कि उसके जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा प्रीलिम्स में आते हैं। सो इसलिए ओवरऑल, और उसकी इंग्लिश से भी मैं कंफर्टेबल थी, तो दैट वाज माय चॉइस। लेकिन अगर हिंदू की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट लगती है तो इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो इक्वली गुड। तो ये दोनों पेपर्स, और बिजनेस, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हैं, उनके बिना भी काम चल सकता है। इकोनॉमिक्स में वैल्यू एडिशन करनी है तो बिल्कुल वो काम आएंगे, लेकिन वही कि उन न्यूज को बस पढ़ के नहीं, अगर आप उसमें अगर 1 घंटा लगा रहे हो बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम्स में, तो उस 1 घंटे के बाद यू शुड हैव 10-12 लाइन्स विच यू कुड यूज इन योर आंसर्स एंड मेन्स। सो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको इन न्यूज़पेपर्स पे तभी जाना चाहिए when you're done with the basics of economics। बिल्कुल। जब आपका बेसिक्स खत्म हो चुका है, आप कंफर्टेबल हैं एंड आप उसका वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तब आप इस पे जाइए। यूजुअली क्या होता है, लोगों को लगता है कि हम सब कुछ एक साथ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप, कई बार मैंने सिलेक्शंस ऐसे लोगों के भी देखे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी थी, बेसिक आंसर लिख के आए, 4 पॉइंट्स में हाईलाइट करा, उसमें कुछ भी ऐसा डेटा नहीं था या इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट नहीं थी, बट फिर भी अच्छे मार्क्स आए। तो बेसिक को पहले ठीक करना जरूरी है, और आप उसमें कंफर्टेबल हो गए तो डेफिनेटली शिफ्ट टू दीज पेपर्स। एंड और साथ में इकोनॉमिक सर्वे, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए बात करूं तो जो, और हाँ, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है। तो जैसे मैं एक काम मैं ये भी करती थी कि पीआईबी का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ था, उसके टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट कर दिए थे जो यूपीएससी से रेलेवेंट थे। मतलब पीआईबी के भी अगर आप जाओगे पीआईबी के चैनल पे, उनके टॉपिक वाइज यू कैन सिलेक्ट विच टॉपिक रिलेटेड अपडेट्स यू वांट टू गेट, एंड वो जीमेल पे आ जाती हैं आपकी। बट लेकिन ये सब चीजें तभी when you are done with your basic books, you have a basic idea कि यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, और मैं उसको कुछ लेवल तक आंसर कर पा रही हूँ। जब आप इस कंफर्ट लेवल पे पहुंचते हो, तभी फिर आप ये सब चीजें ऐड ऑन करते हो। तो मैम एक बस क्वेश्चन आया है इसका, हिंदी में कौन सा न्यूज़पेपर यूज करें, पर्टिकुलरली फॉर हिंदी? हिंदी में अब इसका ना, मैं क्या बोलूं, आप इसका ना मेरे को ना, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया, एंड हिंदी का न्यूज़पेपर अभी कौन सा अच्छा है? अमर उजाला, दैनिक जागरण। आई डोंट थिंक कि उसमें एडिटोरियल टाइप का मटेरियल होता है। तो अगर आप हिंदी में भी दे रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस की इंग्लिश उतनी वो नहीं होती है, डिफिकल्ट नहीं होती है, उसको पढ़ के आप अपनी नोट्स हिंदी में बना लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को लगता है न्यूज़पेपर में आप जो पढ़ना है, आपको पॉलिसी रिलेटेड अपडेट्स पढ़नी है, एडिटोरियल पढ़ने हैं, जिससे आपकी लैंग्वेज डेवलप हो पाए। तो इन सब पेपर में पढ़ने से अगर लैंग्वेज या ये सब, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और स्टडी कर लेती हूँ, देन मैं भी पूछ भी लेती हूँ अपने फ्रेंड्स जो हिंदी मीडियम से रहे हैं कि वो क्या न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, एंड देन आई विल सेंड यू अ मैसेज एंड देन यू कैन शेयर। ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसर राइटिंग बिल्कुल पीक पे जाने के बाद कब स्टार्ट करें, प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है? नहीं, वही जो मैं पहले अभी बोल रही थी कि जब आप 8 से 10 महीने हो जाए आपके, एंड यू आर कंफर्टेबल विद बेसिक बुक्स, आपको पता है कि लक्ष्मीकांत में क्या लिखा हुआ है, बिपिन चंद्रा का एक बेसिक आइडिया है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपने देखे हैं, न्यूज़पेपर थोड़ा सा आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, करंट को कैसे
तब फिर आंसर राइटिंग में जाएंगे। ये नहीं कि डे 1 में हम आंसर लिख के देखेंगे। एंड क्योंकि आंसर राइटिंग इतनी इजी है नहीं ऐसा। अगर आप, जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि इवन अगर आप लिखते रहें, ऐसे लिखते रहें, यूपीएससी की आंसर राइटिंग इज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि आपको कंसाइज वे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, इस टॉपिक को टू द पॉइंट एड्रेस करना है। तो इसलिए आंसर राइटिंग 8 to 10 मंथ्स जब आपके हो जाए तब आप शुरू करें। ये मैं बोल रही हूँ जो एकदम इनिशियल प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। और अगर आपको अटेम्प्ट ही देना है इस बार का, तब तो फिर आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा। मतलब जब भी आपका अटेम्प्ट हो, उस प्री से पहले यू शुड बी कंफर्टेबल एटलीस्ट 2 पेपर के लिए जिसमें आपने कर चुकी हैं। मतलब ये नहीं सोचें कि प्रीलिम्स हम दे देंगे एंड देन फिर हम आंसर राइटिंग पे जाएंगे। दिस इज नॉट गुड स्ट्रैटेजी। बिफोर अपीयरिंग फॉर प्रीलिम्स थोड़ा एक बेसिक आंसर राइटिंग में आपका होना चाहिए। एंड देन इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो मेरे को अपनी जर्नी से एक मेरा लर्निंग है कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी योर बेस्ट अटेम्प्ट। मतलब योर, जब आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, योर कंफर्टेबल, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री भी एक बार देख लिया है, वैसे टॉपिक्स भी आपने देख लिए हैं जो प्रीलिम्स इंक्लूडेड नहीं है, आपने आंसर राइटिंग थोड़ी सी कर ली है, आपने ऐसे 1-2 लिख के देखे हैं एंड आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, तब आप अटेम्प्ट करें। ये नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट करके देखते हैं कि क्या होता है, इस टाइप की स्ट्रैटेजी ना करें। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में होना की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आप फ्रेश होते हो, आपके पास एक पर्सपेक्टिव होता है, आप ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, आपको लगता है मेरे को तो अभी कुछ आता ही नहीं है। लेकिन वैसा नहीं सोचना है। कुछ नहीं आते आते ही अगर आप बेसिक चीजों को अच्छा कर लेंगे एंड यू विल सी द रिजल्ट, नेम इज देयर। मैं वही बोल रही हूँ कि यूपीएससी का क्राउड ऐसा है कि शो ऑफ करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। वो बोलेंगे कि हमने दत्त सुंदरम तो 3 बार रिवाइज कर ली, मैंने हिस्ट्री 4 बार रिवाइज कर ली। ऐसा कोई भी नहीं होता है। कहानियां सुनानी है, अपना कॉन्फिडेंस खुद बना के रखें, अपनी आंसर राइटिंग करें, कोई टेस्ट सीरीज अगर एक ज्वाइन कर लें कोई भी तो वो अच्छी है, उसमें अपने मार्क्स देखें एंड कॉन्फिडेंट होके फर्स्ट अटेम्प्ट दें। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि एक बार साइकिल में घुसने के बाद फिर इम्प्रूवमेंट का टाइम नहीं मिलेगा। आप प्री देते हो, मेंस देते हो, इंटरव्यू देते हो, अगर आपका नहीं हुआ फिर से फ्री जल्दी से आ जाता है। जैसे अभी रिजल्ट आया एंड 10th एग्जाम है, सो यू डोंट गेट टाइम, फिर उसके बाद फ्री हो जाएगा, फिर मेंस हो जाएगा, आपको ना कुछ चेंज करने का, इम्प्रूवमेंट करने का टाइम ज्यादा मिलता नहीं। तो वंस यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड देन ओनली यू शुड गो फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट। मैम बुक लिस्ट भी हो गई, हमारा मेंस भी होगा, फ्री भी हो गया, सो मैम इंटरव्यू की कैसे नहीं होता है? इंटरव्यू सबसे इजीएस्ट पार्ट है। इंटरव्यू में मैं, हाँ एक्चुअली मतलब हम टेंशन लेते हैं। मेरे पास अभी डीएम्स में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि इंटरव्यू में नहीं अच्छा कर पाए तो कि बोल हम बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ही एलोक्वेंट फ्लुएंट यूएस यूके इंग्लिश बोलनी है जिससे आएगा मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं हो। बहुत प्यार से वहां पे मेंबर्स बैठाते हैं, स्पेशली अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में पहुंचते हो तो बहुत प्यार से आपको बैठाया जाता है। और जो डैप आप भरते हो, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, मोस्टली मैंने देखा है 80% लोगों के क्वेश्चंस वहीं से शुरू होते हैं और वहीं पे ओवरऑल रहते हैं। कुछ लोगों के केस करंट अफेयर से शुरू होते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में आपका क्या व्यू है। तो स्पेशली जो उस टाइम पे न्यूज चल रही हैं, जो टॉपिक्स चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा थोरो। जो हम मेंस में प्रिपरेशन करते हैं सिर्फ पॉइंट्स लिखने के लिए करते हैं, बट इंटरव्यू में यू कैन बी आस्क्ड कि आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में, जो मेंस में जरूरत नहीं पड़ती है। सो उस तरीके से होता है। बट ओवरऑल आई विल से कि इट इज द इजीएस्ट पार्ट। बहुत प्यार से, कोई डांटता नहीं है वहां, कोई आपको अनकंफर्टेबल करने की कोशिश नहीं करता। बहुत प्यार से आपसे पूछा जाता है, अगर आपको कुछ नहीं आता है यू कैन वेरी पोलाइटली हम्बली से कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस और आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। एंड उससे आपका कोई भी नेगेटिव उससे नहीं होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपसे बेसिक कोर का क्वेश्चन भी पूछा गया है और उसको भी अगर आप ऐसा बोल देते हैं कि सर सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ, तब भी उसका कोई नेगेटिव नहीं होता है, अगर आप दूसरे क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली अच्छे से पोलाइटली हैंडल करते हैं। ये इंटरव्यू के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
और किसी भी लैंग्वेज में। वहां तो ये भी है कि आप अभी तो आप यूपीएससी ये भी ऑप्शन देने लगा है कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। एंड अगर आपने इंग्लिश चूज भी किया है ना, आप बहुत फ्लुएंट नहीं है और आप बीच में हिंदी भी यूज कर लेते हैं, तो भी मैंने देखा है कई लोगों को कि उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। बस ये कि आपके आंसर में सब्सटेंस होना चाहिए। तो मैम अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका मैं पहले पूछा था, ट्रैवलिंग, एमबीबीएस। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि व्हाट माय लाइफ फिलोसफी इज। मुझे ये लगता है कि कोई आपको, आपकी पर्सनालिटी आपकी जॉब के अलावा भी कुछ होनी चाहिए। लाइक अदिति पटेल डॉक्टर और आईआरपीएस, इसके अलावा भी सिर्फ अदिति पटेल क्या है, तो शी शुड हैव अ पर्सनालिटी ऑफ हर ओन। So this has been my idea since I was a kid. So मेरा सिलेक्शन होता नहीं होता। और ये जो मैं ये भी शेयर कर रहा हूँ कि ना सबको एंजाइटी होती है, आप चाहे कितना भी अच्छा ग्रेजुएशन कर रहे हो। एक दो क्वेश्चन मेरे को डीएम में ये भी आए थे कि हमारा कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, इससे फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। इट्स ओनली अबाउट आप कितने कमिटेड हो। बल्कि मुझे कई बार लगता है अगर आप ऐसे हम्बल कॉलेजेस बैकग्राउंड से आते हैं, आपको इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो तो। एक फैक्टर आपके साथ जुड़ जाता है कि आपने अगेंस्ट ऑल ऑड्स यू हैव रीच्ड देयर। सो आई हैव सीन पीपल गेटिंग, झारखंड के जो बहुत ही हम्बल, उनकी इंग्लिश बिल्कुल पुअर थी एंड ही स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू। सो इट्स अबाउट जेन्युइननेस, जो एक ना लोगों को दिखे, उनके मेंबर्स को, कि यू एक्चुअली अ जेन्युइन पर्सन एंड यू वांट टू सर्व द कंट्री, यू आर नॉट हियर टू फूल एनीबडी, एंड वो आ जाता है। सो मेरा सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि जॉब, करियर, टैग, आपके सब के अलावा भी एक पर्सनालिटी आप में होनी चाहिए, जिसको आप ये कह सकें कि अगर मुझसे सारी चीजें छीन भी ले जाएं तब भी दिस इज व्हाट आई एम। सो उस तरीके से ट्रैवल, singing, dancing, all these are my passions. So I find time after office, after to do that. So and I feel कि वो कि it's all about your priorities, कि आप कैसे जीना चाहते हैं। सो आई फील खुश रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये भी बोलती रहती हूँ कि प्रिपरेशन करें, बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करें। मैं आपको पहले बता रही थी कि मैं फेसबुक पे नहीं थी, मेरा नंबर नहीं था उस टाइम, व्हाट्सएप नहीं चलता था, आई वाज मिनिमम कांटेक्ट में थी। लेकिन मैं तब भी वॉक करने जाती थी, सनसेट्स देखती थी एंड खुश रहती थी। एंड वहां से मोटिवेशन, ये चीजें आपको मोटिवेटेड भी रखती हैं। जो एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन भी मेरे से बार बार पूछा जाता है कि मोटिवेटेड कैसे रहें। तो आप अगर जो चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं, म्यूजिक अच्छा लगता है तो वो सुन लें, या कुछ भी ऐसा चीज करते रहें कि ऐसा नहीं है कि अगर आप म्यूजिक आधे घंटे सुन लोगे तो भगवान देख लेगा कि ये यूपीएससी की पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे सीरियस फेस करके बैठना है तभी हमारा सिलेक्शन होगा, और सब कुछ त्याग वाग हम खाना पीना छोड़ के जब बैठेंगे तब होगा। ऐसा कुछ नहीं है। डेडिकेशन एंड दुखी होना आर नॉट इक्वलेंट। तो खुश रह के भी कमिटेड रहा जा सकता है। तो ये ये मेरा थॉट है। सो ये इसी के कारण जो मैं ट्रैवलिंग वाली चीज है, आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट। एंड ट्रैवल से एक्चुअली मेरी जो कॉन्फिडेंस एक आता है, यू नो योर कंट्री, यू नो हाउ लाइफ इज, यू नो हाउ पीपल लिव, एंड कस्टम्स उनके ये देख के, तो वो मेरे पार्ट पहले से था। तो मुझे ये लगा कि ये शेयर करने से पॉजिटिविटी, या ये सोचना कि लाइफ इज नॉट जस्ट वॉट एवर जॉब यूर डूइंग, बट उसके अलावा भी you can do things and have a balance in life. So that was my idea. हम अब लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं, काफी क्वेश्चन लेते हैं। हाँ 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 हाँ। तो जिसका जो यहाँ पे कमेंट डाउन कर दें बेटर होगा। हाँ हाँ हाँ। मैम बुक लिस्ट प्लीज। ऑलरेडी मैम बता चुकी हैं बुक लिस्ट। हाय मैम, हेलो मैम। अच्छा मैम, कोई ऐसी चीज जो आप
स्पेशली बताना चाहते हो कि हाँ उस चीज से बिल्कुल नहीं डरना, लाइक मेंस हो गया, प्री हो गया, इंटरव्यू हो गया? मैं ये बोलना चाहती हूँ, इस अगर मेरे को फिलोसफी वाइज पूछे ना, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कई बार ना, ये जो डर की मैं बात कर रही थी, कई बार हम कोई अच्छी जॉब छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, कॉलेज प्लेसमेंट छोड़ के शुरू करते हैं, कई बार हमारे ग्रेजुएशन किए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया रहता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, एंड बहुत सारा प्रेशर रहता है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। एंड तो लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीजें सबके साथ है, आपके ऊपर जितना प्रेशर है वो सभी के ऊपर है। तो ये उस प्रेशर को छोड़ के इस जर्नी को ना, एक क्या बोलूं मैं उसको, एक टर्म है कि ना, प्लेस, यू शुड नॉट बी हियर विद अ प्लेस ऑफ फियर। मतलब आप अगर आप दिन भर डर डर के सोचो मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर तो नहीं ही होगा। सो सो हमेशा ये सोचना है कि हाँ मैं करूंगी, मैं करूंगी। और जो मैं बोल रही थी कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर ये लगता है कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, और उससे ओवरकम करने का तरीका सिर्फ ये है कि आप पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। 2-3 दिन में आप उस चीज से बाहर आ जाएंगे। इफ अगर आपने उस चीज को अपने ओवरवेल्म होने दिया तो फिर आपके 10-15 दिन इसी सोच में निकल जाएंगे, मुझे कुछ नहीं आता। सो ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी डर डर के ये एग्जाम ना दें। अगर नहीं भी हुआ, worst case scenario में you don't clear this exam because limited seats are there, not everybody would be getting into the list still। and मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ, अगर आप लिस्ट में नहीं आते हैं तो ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं हुआ आपकी पर्सनालिटी का कि you are not capable to do anything। after a matter of point, it's a matter of luck also, कि आपका ऑप्शनल ठीक से किया कि नहीं, आपके ऐसे में आपके टॉपिक चूज हुए कि नहीं, इस टाइप की चीजें। लेकिन मैं ये जरूर इंश्योर कर रही हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन की जो जर्नी है, वो जो आपको इंसान बनाएगी, वो डेफिनेटली आप जो भी करियर उसके बाद चूज करेंगे, यू विल बी बेटर एट इट, you have better understanding how India works, how system works, what you should do ना, कैसे चीजें। नहीं तो हमारे साथ दिक्कत ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि जब तक यूपीएस, जैसे मुझे भी जब मैंने शुरू करी थी प्रिपरेशन, मुझे इकोनॉमिक्स जीडीपी का पता ही नहीं था। मतलब एमबीबीएस कर लिया मैंने, आई वाज नॉट अवेयर कि जीडीपी जीएनपी होता क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूपीएससी की जर्नी, और नॉट ओनली की अवेयरनेस आपको मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है एग्जाम की, आप ना लाइफ के चैलेंजेस भी अच्छे से ले पाते हो। और साथ ही में अभी मेरे को याद आ रहा है एक चीज और, ऐसे की बात आई तो ऐसे का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, जो ऐसे के ऑप्शंस आते हैं उसमें से ये चीज मुझे बाद में थोड़ी सी समझ आई कि आपको ना ऐसे के टॉपिक वैसे चूज करने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वैसे वो तो है ही, साथ में ऐसा जिसको ज्यादा लोग अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे अगर 10 मेंस में 17,000 कॉपीज हैं, उसमें से एक टॉपिक पे 10,000 एसेज हैं और आपने उसमें अच्छा किया है, तो कंपैरेटिवली आपके स्कोर ज्यादा आएंगे, रादर देन अगर आपने एक ऐसा टॉपिक लिया है फिलोसफी वाला जिसको अटेम्प्ट ही 200-300 लोगों ने किया है, सो आपकी चेकिंग उनके कंपैरिजन में होगी। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट लर्निंग जो मुझे लगी थी कि ऐसे क्या टॉपिक चूज करने, क्योंकि मैं शुरू में जब थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा टॉपिक चूज करना पड़े जो दूसरे लोग ना लिखें एंड मैं उसमें कुछ करूँ। तो ये तो मुझे बाद में थोड़ा सा समझ आया कि ऐसा नहीं, ऐसे टॉपिक्स को वो वाले चूज करने चाहिए जो लोग ज्यादा कॉमनली जिसको चूज करें, उसमें आप कंपेरेटिव, फिर वही बात आ जाती है, यू हैव टू डू comparatively little better than others, not in absolute terms। तो ये सारी चीजें हैं। उनका क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट विथ जो मैं पहले भी बोली, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जो भी अच्छी लगती है उसका एक बुक, बेसिक बुक और न्यूज़पेपर और कोई सी भी मैगजीन एंड यूपीएससी के पेपर्स, इनसे शुरू करें। फॉर यूपीएससी का क्वेश्चन है नोट्स मेकिंग।
नोट्स मेकिंग, नोट्स मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ज्यादा नहीं कर पाई थी, मतलब वो ही है कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऐसी कोई ये नहीं है कि मैं बताऊं वही सही है आपके लिए। थोड़ा सा आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी कि आप किस चीज में ज्यादा स्ट्रांग हो, किस चीज में नहीं हो, कौन सा चीज में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो नोट्स मेकिंग डेफिनेटली हेल्प जरूर करते हैं इफ यू कैन समराइज अ टॉपिक इन 10-12 लाइंस। जो आप इसके लिए मुझे ये लगता है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप उनसे रेलेवेंट उस बेस बना के उस पे नोट बनाओ तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि हर दिन हर न्यूज का नोट बन रहा है, क्योंकि वो करना साल भर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप वो भी कर ले रहे हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन अगर आप 15 डेज ब्रेक कर रहे हो और फिर 2-3 महीने मतलब ब्रेक करके कम नोट्स बना रहे हो और उसकी जगह आप छोटे छोटे नोट्स अगर हर दिन बना रहे हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ चीजें नोट्स में आप ऐसे लिखो जो जैसे डेटा है कि आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, उसमें से आपने उसको छोटा कर लिया एंड उसके नोट्स आपने लिख लिया जो आपको रिप्रोड्यूस। सो वही पॉइंट इसमें फिर से आ जाएगा, ऐसी चीजों को लिखें जो आप रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं या कर पाएंगे। और अगर आप बुक की तरह ही नोट भी इतने लंबे चौड़े बना लें कि वो बुक की जैसा ही हो जाए, तो देयर इज नो मच पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। मतलब वो टाइम, उतनी एनर्जी लगेगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 घंटे से ज्यादा कोई भी पढ़ नहीं पाता। बाद में कोई कुछ भी बोले कि मैं 16 घंटे पढ़ता था, 17 घंटे पढ़ता था, 10 to 12 आवर्स इज इनफ। लेकिन उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। मैम एक क्वेश्चन था आईपीएस को लेके, क्या आप आंसर करोगे? क्या आईपीएस? आईपीएस क्या हाइट कितनी चाहिए? क्या चाहिए? हाइट। हाइट आई थिंक 5'5" है। मतलब आई एम नॉट श्योर कि कितना है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। हाइट 5'5" नहीं, 5 से कम होनी चाहिए। 5 यार ये आई एम नॉट श्योर कि हाइट कितनी, टेक्निकल क्वेश्चन। हम कॉलेज के साथ पढ़ाई को कितना टाइम दें यूपीएससी को? क्वेश्चन है ये। जितना ज्यादा दे सके उतना ही अच्छी बात है। अब हम्म, इसको कैसे, मिनिमम का तो मिनिमम मिनिमम पे मैं बोल सकती हूँ। मैक्सिमम तो जितना ज्यादा दे सके उतनी अच्छी बात। मिनिमम आई थिंक अगर आप सेकेंड ईयर से शुरू कर रहे हैं तो 4-5 hours a day। ओके। एक क्वेश्चन था मैम कि न्यू एनसीईआरटी बेटर है फिर ओल्ड एनसीईआरटी? टॉपिक वाइज अलग अलग है मुझे लगता है। जैसे कुछ कुछ चीजों में हिस्ट्री के लिए मुझे ओल्ड वाली ही अच्छी लगती थी, लेकिन न्यू के लिए न्यू भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी वही जो उन्हीं के क्वेश्चंस लेता है और कुछ वो लेता है, वो एनसीईआरटी को एक गाइड बुक की तरह लगता है। तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद न्यू वंस। ओल्ड को एडिशनल में करके रखें। ओके मैम। हम्म। हाउ टू प्रिपेयर ऑप्शनल, आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हो। एनी अदर क्वेश्चंस? और एक और पॉइंट मैं वैसे बताना चाहती हूँ इन जनरल, कि जो आंसर्स टॉपर्स की आंसर कॉपी आजकल हर साइट पे बहुत सारे अपलोडेड रहती हैं, तो उसको भी देखते रहें कि ना कैसे टॉपिक क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर कैसे करना है। स्ट्रक्चर पे जो जो इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स एंड कंक्लूजन, सो वो बहुत अच्छा आइडिया देता है। और उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है। आप कई बार देखोगे टॉपर्स के आंसर्स में ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो आपको नहीं आता है। आपको भी वो सारी चीजें आती हैं। इट्स ओनली अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट एंड कंप्लीटिंग द क्वेश्चन पेपर एंड हाईलाइटिंग द पॉइंट्स एंड पॉइंट वाइज लिखना। तो ये दोनों चीजें उससे हेल्प करती हैं। कॉन्फिडेंस भी आता है उसको देख के कि यार ठीक है हम भी कर लेंगे। सीरियसली बहुत इजी लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं, जैसे कि हवा बनाया हुआ ना इंग्लिश। हाँ, that's what my point is कि you should not be a PhD scholar in writing, कि आपको ऐसा टर्म कुछ यूज नहीं करना है इकोनॉमिक्स में जो किसी ने सुना ही ना हो, और आप कहीं यूएस के किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला है एंड आप उसको यूज कर रहे हैं तब मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बेसिक जो चीजें हैं, धिंगरा की जो बुक है, रमेश सिंह में जो नोट्स है, या किसी भी उसको उसी को लिखना है। 2-4 आप एग्जाम्पल, अगर वैल्यू एडिशन करना है तो पीआईबी, एआरसी रिपोर्ट्स,
और करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसको पॉइंट करंट के साथ। और हाँ, एक और चीज मुझे जो अभी अच्छी याद आ रही है, वो एक चीज बहुत इफेक्टिव होती है कि अगर आप क्रॉस रिलेट कर पाए, अगर पॉलिटी में आप हिस्ट्री को कोट कर पाए, हिस्ट्री में आप कुछ करंट वाला जो चल रहा है उसका एग्जाम्पल दे पाए। बहुत इजी नहीं होता है ये, विथ प्रैक्टिस, विथ जब आप ये सारी चीजें ओनली व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद बेसिक्स, तब इन बिल्कुल। सब चीजों में जाना है। और अगर आप नहीं है कंफर्टेबल तो बेसिक से भी सिलेक्शन हो जाता है। आई कीप रेटरेटिंग दिस, बेसिक छोटी सी चीजें आप विमेन इश्यूज, सोशल इश्यूज जो आपको पता होते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं को हम्म। पॉइंट वाइज लिख देंगे, उतने में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट वैल्यू एडिशन पे तभी जाएं जब यू आर वेल वर्स्ड, और ऐसे की प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसे की प्रैक्टिस, ये नहीं कि मैं जाके फर्स्ट ऐसे वहीं पे यूपीएससी के हॉल में जाके लिखूंगा, ऐसा नहीं करना है। और ऐसे को भी आप टॉपिक्स को अगर क्लोजली एनालाइज करेंगे, यू कैन कैटेगराइज देम इनटू मेजर थीम्स। जैसे एथिक्स वाली थीम है जो रिकरिंग है, दूसरी थीम है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट विद इक्विटी, यही उसकी लैंग्वेज टॉपिक भी अलग अलग होती है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट एजुकेशन है, विमेन है, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एनेक्डोट्स या कुछ स्टोरी जो आप इंटरेस्टिंग यूज करना चाहते हैं वो करें। मैम अपूर्वा का क्वेश्चन है, हाउ टू डिकोड सिलेबस। डिकोड सिलेबस, डिकोड एज इन डिकोड सिलेबस, मतलब मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई, किस किस सेंस में डिकोड करना चाहते हैं? मेमोराइज करें ना करें। सिलेबस तो मतलब सिलेबस को कैसे आप करोगे? पहले आपने सिलेबस देखा, देन आपने बुक्स पढ़ी, एंड देन आप क्वेश्चन पेपर्स जब यूपीएससी के देखोगे, तभी आप उसको एम्बेड अपना डिसाइड कर पाओगे कि मेरे को इस सब्जेक्ट में कितना डीप, इस टॉपिक पे कितना डीप में जाना है, कितने तक आ रहे हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, हम जब जब मैंने 2013 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाज द टॉपिक व्हिच वाज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड देयर, देन तभी तो उस टाइम बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते थे। बट अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है उसमें, और क्योंकि एक बार पूछ लिया तो वो दोबारा तो रिपीट करेंगे नहीं। तो यू शुड ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चंस कि कहाँ कौन सा टॉपिक जा रहा है। कुछ टॉपिक स्टैटिक रहते हैं जो चेंज नहीं होते ओवर द इयर्स, उसमें क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे। कुछ टॉपिक रिवॉल्व होते हैं, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग आप क्वेश्चन पेपर देख के ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। प्री के लिए भी बहुत जरूरी है कि प्री के लिए ये बहुत जरूरी है कि यूपीएससी का मैं जब दे रही थी तब तक मेरे को यूपीएससी से देने से पहले, अब मैं क्या बोलूं, एक इनसाइट डेवलप हो गया था कि यूपीएससी अगर 4 ऑप्शंस दे रहा है और अगर उसको वो एलिमिनेशन करवाना चाहता है तो वो कैसी लैंग्वेज यूज करता है, कि आप एक्सट्रीम लैंग्वेज कि दिस कुड नेवर हैपन, दिस इज ऑल देयर इज, मतलब इस टाइप की लैंग्वेज से आप ऑप्शंस के एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये सब चीजें बताने से नहीं आएंगी, ये तभी आएंगी व्हेन यू गो डीपली इनटू क्वेश्चन पेपर्स एंड ट्राई टू एनालाइज कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया, एनसीईआरटी से पूछा गया, कहाँ से आया, करंट अफेयर में था। एंड यूपीएससी के क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ रेलेवेंस होता है, ऐसे भी कुछ भी रैंडमली नहीं आते हैं कुछ नहीं। मतलब मुझे ये लगता है कि बहुत इंटेलिजेंटली डिफाइंड क्वेश्चन पेपर होते हैं, कुछ ना कुछ रेलेवेंस, वो टॉपिक करंट में चलता रहता है या वो टॉपिक पूछा नहीं गया 2-3 साल से, इस टाइप की कुछ ना कुछ रहती है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा इंसाइट मेरा डेवलप हो गया था कि मैं प्री में मुझे जो एंशियंट इंडिया से मुझे लगा कि इस टॉपिक पे आएगा, एंड एक्चुअली आई सॉ दैट क्वेश्चन इन माय प्रीलिम्स। तो ये अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब आप खुद उसमें डेडिकेटेड टाइम एफर्ट लगाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर्स से ग्रो थ्रू होना। मैम इंग्लिश मीडियम ज्यादा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, मतलब मार्क्स गेनिंग मीडियम है फिर हिंदी मीडियम? यार इसमें मैं ये बोलूंगी कि अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा तो बायस दिखता है रिजल्ट में। मैं ये क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से दिया नहीं है,
इसलिए मतलब मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, लेकिन बाकी मैंने पेपर्स इंग्लिश में ही लिखे थे। तो थोड़ा बायस तो दिखता है कि हिंदी मीडियम है। वो उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, मे बी स्टूडेंट्स ही कम है, या मटेरियल नहीं मिलता है हिंदी में, या हिंदी लिखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। आपको ऊपर रेखा खींचनी पड़ती है तो कम आप वर्ड लिख पाते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश से अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसा ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हिंदी से नहीं होगा। अगर आप हिंदी से दे रहे हो तो फुल कॉन्फिडेंस से दो, और हिंदी से जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे उनकी बातें। और आजकल सबसे बेस्ट है ये कि इतना सारा प्रॉपर स्ट्रैटेजी लोग इतनी ज्यादा डिस्कस करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज वो करते हैं, एंड तो आप कहीं से भी देख सकते हो। और आपसे रिलेवेंट, आपका जो ऑप्शनल था उससे रिलेवेंट, आपका जो मीडियम से उससे रिलेवेंट उन लोगों की बातें सुनोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी लिटरेचर को लेके कुछ जानना चाहते कुनाल? ऑप्शनल। क्या मतलब, किस तरह आप क्या क्वेश्चन करना चाहिए मतलब? लाइक मेनली आपने हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के लिए क्या क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी, कोई अच्छा, लेक्चर्स? ओके। उसमें एक दृष्टि आईएएस करके कोचिंग है दिल्ली में, उसके नोट्स थे। और वैसे एक सार्थक आईएएस के हैं, उनके नोट्स थे। तो कोचिंग दो तीन नोट्स को कंबाइन करके किया था मैं। और मैंने ये किया था कि जो भी रिकमेंडेड बुक लिस्ट है वो मैंने एक्चुअली में पढ़ी थी। और मेरा लिटरेचर में शुरू से थोड़ा इंटरेस्ट है, और साथ में मैंने इग्नू के जो एमए के कोर्स है और उससे जो है कि जो आलोचनाएं होती हैं जो अभी के रिसेंट क्रिटिक्स यूज करते हैं, वो थोड़ा देखा था, प्रैक्टिस की थी। और इन्हीं इसी इस पे वो था बेसिक। ओके मैम, हाउ टू गेन मोर इन लिटरेचर? हाउ टू गेन मोर इन हिंदी लिटरेचर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसका आंसर हर ऑप्शनल के लिए यही है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स कोट करोगे, जितनी ज्यादा का लिमिटेड स्पेस में जितने ज्यादा पॉइंट्स लिख पाओगे, ऑल इज द। पहले का स्ट्रक्चर अलग था कि जो लंबे लंबे आंसर्स लिखने था। अब ये है कि पॉइंट, आप छोटे आंसर्स में कितने ज्यादा पॉइंट मेंशन कर पाते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। मतलब इन डेप्थ, डेप्थ से ज्यादा पॉइंट 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 एंड ज्यादा पॉइंट क्रिएट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, मुझे लगता है। आंसर में क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है। मैम एक क्वेश्चन है, विजन के नोट्स कैसे हैं? विजन आईएएस, मुझे विजन के नोट्स उन टॉपिक्स के लिए अच्छे लगते थे जो जैसे ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस टाइप के जो एडिशनल एडिशनल छोटी छोटी चीजें हैं, उसके लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स जरूर फॉलो किए थे। और उनके जो टेस्ट सीरीज में जो वो स्टैंडर्ड आंसर्स देते हैं वो भी मुझे थोड़े ठीक लगते थे। मैम सीसेट के पेपर के बारे में, लाइक सीसेट के लिए कोई बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करनी है, कोई बुक स्पेसिफिक सी या वो? सेट सी सेट के लिए बुक लिस्ट, सी सेट मैंने तो वो जो ओवरऑल में बुक्स मिलती हैं प्रैक्टिस वाली, उन्हीं से किया था। वो सी सेट में जो पेपर्स है ना, उन्हीं को देख के। सी सेट बहुत इजी है मुझे लगता है। अगर आप बेसिक थोड़ा सा ट्रिक, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, बहुत डिफाइंड है। तो अगर उनको कर लें कि कैसे करते हैं, खुद पेपर भी कर लें, दैट इज इनफ। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के भी बेसिक कुछ रूल्स होते हैं कि पैराग्राफ में जो आपसे आंसर पूछा जाता है उसको आंसर्स कैसे टिक करें। तो इफ यू गेट द बेसिक आइडिया, सीसेट इज वेरी इजी। और आप तो उससे क्वालिफाइंग ही है, तो ऐसा कुछ उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप थोड़े भी मैथ्स में एंड इंग्लिश में ठीक है, लैंग्वेज में। आप अगर कुछ कितने घंटे पढ़े हैं? एक मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, कितने घंटे पढ़े? घंटे मुझे लगता है 10 to 12 आवर्स आर स्टैंडर्ड। इफ यू कैन मेंटेन दैट ईयर राउंड, इट्स गुड, गुड इनफ।
बट घंटे से ज्यादा कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। अगर आप 10-12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं और आपका कंसंट्रेशन ज्यादा है और आप उसको मेंटेन करते हैं साल भर, दैट इज ऑल्सो ओके। बट ऐसा नहीं कि 13-14 घंटा एक दिन ट्राई किया उसके बाद 2 दिन सो गए फिर आए, ये नहीं करना चाहिए। और और क्या, मेरे को तो दिख नहीं रहा है कमेंट्स, आप ही बताओ। स्टार्ट कैसे करें, और लेकिन जो लोग लेट है वो प्लीज इसको दोबारा देख लीजिएगा, मैं आईडी तो अपलोड कर दूंगी। मैम आपने कौन सी फॉलो की थी, क्या लाइक की थी? मंथली, कौन सी मंथली मैगजीन फॉलो की थी? विजन, इनसाइट, बाजीराव? मैं विजन करती थी फॉलो, विजन वाली, करंट वाली। और लेकिन मैं न्यूज़पेपर खुद से भी बहुत अच्छे से पढ़ती थी। तो वो जब मंथली नोट्स आते थे तब तक ऑलमोस्ट उसके 70-80% टॉपिक्स मुझे पता होते थे। तो उसी पे मैं रिलाय नहीं करती थी, मतलब वो काइंड ऑफ रिवीजन हो जाता था कि एक साथ वो आ गया कंपाइलेशन। तो आई थिंक विजन का ठीक स्टैंडर्ड है। एंड इनसाइट्स ऑन आईएएस की जो लिंक होते हैं न्यूज़पेपर के, रेलेवेंट न्यूज़, तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं शुरू में कि जो साइट जो आपको डेली लिंक देती है न्यूज़पेपर की, कौन सा आर्टिकल, सिर्फ उतना ही पढ़ लें। क्योंकि आपने शुरू में चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा न्यूज रेलेवेंट नहीं है। तो शुरू में हेल्प ले लें किसी भी साइट की, कि फिर आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि कौन सा न्यूज रेलेवेंट है, नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है मैम कि डिप्रेशन से कैसे ओवरकम करें, लाइक डिप्रेशन से मैं बता रही थी कि गाना सुने, सनसेट को देखें, हवा को फील करें, है ना। और ये सोचते रहें कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा और मेरे को कितना प्राउड मेरे घर वाले फील करेंगे, एंड सोशल पॉजिटिव से। एक्सेप्टेबिलिटी भी यूपीएससी की कितनी ज्यादा है, एंड आई विल बी इन अ पोजीशन। सो ये पॉजिटिव थॉट्स के साथ, और फिर वही वाली बात है कि अगर नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा, मैं कुछ लेके ही, कुछ सीख के ही जाऊंगा या जाऊंगी। इस थॉट के साथ रहोगे तो डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन से, नेगेटिविटी से बहुत टाइम चला जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन में। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, या ये सोचते रहते हैं कि नहीं मैं अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा। ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत सारे लोगों में रहता है कि अभी नहीं, ये कुछ कुछ रीजन ढूंढते रहते हैं, नहीं इस साल ये हो गया, उस साल वो हो गया, मैं नेक्स्ट। तो इस टाइप की फीलिंग्स है नहीं, पूरा अच्छे से बिंदास होके प्रिपरेशन करें, एंड क्या हो जाएगा, वर्स्ट के सिनेरियो नहीं होगा सिलेक्शन, बट यू विल बी अ बेटर पर्सन एट द एंड ऑफ दिस जर्नी। यू शुड कीप रिमेम्बरिंग दिस एंड यू विल बी फाइन। मैम एक क्वेश्चन था, मैम आपकी इनकम कितनी है? इनकम तो बहुत ज्यादा नहीं होती है यार, अभी मेरी 5 साल के बाद सैलरी हुई है 89,900। सो और शुरू जब हुई थी तो आई थिंक 70,000 से शुरू हुई थी। तो इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन घर मिलता है अच्छा था, एंड 5-6 साल के बाद गाड़ी मिलती है फोन मिलता है। तो अगर आप बेसिक चीजें, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको रिकग्निशन मिलता है, जिससे अगर मनी वाइज तो अगर आप यूपीएससी में ढूंढोगे तो नॉट मच सैलरी, सैलरी तो ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आपकी नीड्स ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है तो यू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ। तो मैम लबासना में कैसा टाइम था आपका, लाइक लबासना में होता क्या है बेसिकली? लबासना में मैंने ट्रेनिंग नहीं किया एक्चुअली, मैं सेकंड अटेम्प्ट दे रही थी तो मैंने स्किप किया था। तो नायर में ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग मैं वही बोलूं, कोई भी ना कोई भी फेज या इवन आफ्टर, ऐसा नहीं होता कि यूपीएससी सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ और हो जाते हैं। जो आप बेसिक इंसान है वही रहता है। तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी अ हैप्पी पर्सन बिफोर गेटिंग सिलेक्टेड, तभी वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप सिलेक्ट हो गए और दुनिया एकदम से बदल जाएगी एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन। इट्स ऑल अबाउट कि जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है। नहीं तो अगर आप प्रॉब्लम ढूंढने वाले इंसान होगे, आप सर्विसेज में आके कंपेयर करते रहोगे, मेरी पोस्टिंग से उसकी पोस्टिंग अच्छी है, उसका यहाँ मिल गया, उसका प्रमोशन जल्दी हो गया, उसकी जगह अच्छी है, ये सर्विस नहीं मिली, मतलब कुछ
लोगों को ये भी रहता है कि मेरे इतने मार्क्स रह गए, वो लाइफ में बस वो चलता रहता है। तो इट्स ऐसा नहीं कि सिलेक्शन से आप कुछ चेंज हो जाते हो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ यू शुड हैव अ पर्सनालिटी ऑफ योर ओन एंड इट विल हेल्प यू गेटिंग थ्रू यूपीएससी एज वेल व्हेन यू गो टू इंटरव्यू and you know what a person you are, you clear about what you want, you clear about your priorities, you know what as a person what you are, it will help you go with confidence in the interview. ओके मैम, थैंक यू मैंने सो मच। ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया था? मैंने एमबीबीएस किया है। मे बी 2013 और 12। हाँ या मैम आपने कौन सी ईयर में ग्रेजुएशन किया था? मेरा 13 में ही कंप्लीट हुआ था इंटर्नशिप एंड 13 में ही एग्जाम था, 14 में रिजल्ट आया था। ओके, किसी को और कुछ पूछना है तो कमेंट डाउन कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस। मैम आपकी एज क्या है? यार ये सब अब आई थिंक कि लाइव अब सेशन एंड करना चाहिए, लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं है। थैंक यू सो मच मैम आप टाइम देने के लिए। एज और एज से अगर एज पे बोलना ही है तो आई जस्ट एंड विद दिस थॉट कि एज इज नॉट अ फैक्टर। आई हैव सीन पीपल हु आर +30 एंड कमिंग इनटू सर्विस एंड हु आर 21 and coming into service. Age is not a factor at all. Your dedication, your commitment, and the time you have put and effort you have put into the exam. This exam is definitely an exam जो अब ऐसा नहीं होगा कि आप 4 महीने कुछ भी पढ़ लिया and you come and you clear, ऐसा नहीं होगा। You have to at least put an year. You have to at least a year in preparation. तभी आप एक बेसिक लेवल पे पहुंचोगे। So हार्डवर्क कमिटमेंट के लिए जब आप रेडी हो तभी इस जर्नी को शुरू करो। और अगर ऐसा हाफ हार्टेड है उससे अच्छा मत करो। यू गो इन वट एवर फील यू वॉन्ट टू डू, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करोगे एंड डिप्रेशन में जाओगे। उससे अच्छा व्हेन यू रेडी फॉर दिस मच ऑफ एफर्ट तभी उसमें जाना चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एमबीबीएस को भी बहुत कठिन कोर्स माना जाता है, बट उसके कंपैरिजन में मुझे यूपीएससी बहुत ज्यादा वास्ट लगता था। इतना ज्यादा सिलेबस, इतना ज्यादा आपको अपना मोटिवेशन बना के रखना है। तो व्हेन यू आर रेडी टू बी कमिटेड टू द प्रोसेस देन ओनली यू शुड स्टार्ट। शुड नेवर स्टार्ट कि हाँ चलो दे के देखते हैं। दिस इज नेवर गोना वर्क। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलो ओके, गुड बाय, गुड डे, थैंक यू ऑल।